नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर यशपाल के रिश्तेदारों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 45 बीघे जमीन को कुर्क कर लिया है। वहीं 80 करोड़ कीमत की बताई जा रही है ये जमीन। यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में हुई कार्रवाई। नोएडा से देहरादून तक उस समय हलचल मच गई जब चर्चित गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर से जुड़ी कार्रवाई में नोएडा में करोड़ों रुपयों की जमीन के लिंक उत्तराखंड में तैनात आईएएस और पीसीएस और आईपीएस के परिवार से जुड़ गए। यूपी सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला वर्ष 2012 से शुरू हुआ, जिसमें नोएडा के चिठेरा गांव में दलितों व अन्य समाज के लोगों की पट्टे की जमीन पर जबरदस्ती अनुबंध कराए गए और बाद में फर्जी कागजों के आधार पर इन्हें दूसरे लोगों के नाम पर बैनामा भी करा दिया गया। तो इस पर डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जीरो टॉलरेंस की नीति है और नोएडा मामले में जो कार्रवाई हो रही है वह उसी नीति का परिणाम है। इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है, चाहे वे माफिया हों या कोई और हों, चाहे कितने प्रभावशाली हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं पर गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। बहुत ही हतप्रभ करने वाला मामला कल देर शाम सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने दादरी में एफआईआर दर्ज की है और जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें उत्तराखंड के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और 2 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस अधिकारी है और उनके परिजन इसमें शामिल हैं एफआईआर की लिस्ट में। और कहीं ना कहीं इनके तार यशपाल तोमर, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक अरबों करोड़ों की संपत्ति वाला व्यक्ति है, भूमाफिया है, उसके नाम या उसके साथ उनके तार जोड़े जा रहे हैं। बहुत ही हतप्रभ करने वाला मामला कल देर शाम सामने। तो अविकल थपलियाल, वरिष्ठ पत्रकार, का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। एक बहुत ही गंभीर मसला सामने आया है। उत्तराखंड के बड़े अफसर, एक ऐसे भूमि घोटाले में उनके परिजन सामने आया है, उनका नाम। इसे लेके उत्तराखंड में काफ़ी हलचल भी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों, भूमाफिया और दलालों का एक गठजोड़ उत्तराखंड में लंबे समय से काम कर रहा है और इसकी परिणति ये सामने आई है। और अगर इस मामले में जांच बहुत साफ हो जाए तो कई और भी लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। ये एक बहुत ही गंभीर। अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड, ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो उत्तराखंड में जो केसेस दर्ज हैं वो हरिद्वार में दर्ज हैं, एक थाना कनखल में है और एक जो थाना ज्वालापुर में है, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, एक्सटोर्शन करना, उस तरह के उसमें धाराएं लगी हैं 384 वगैरह की। तो उसी की विवेचना जो है एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई थी। उसमें उसने एसटीएफ ने विवेचना से काफ़ी इसमें बड़ी जो है गुंडागर्दी और भूमाफिया गर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था। उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके डीएम हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर्क करने के लिए एसटीएफ ने भेजा था। शासन ने 45 बीघे जमीन कुर्क भी किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 80 करोड़ की ये जमीन बताई जा रही है, जिसकी ये कीमत है, और यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में ये कार्रवाई जो है जारी है और सीधा अब इसके तार हरिद्वार से जुड़ गए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और सवाल ये उठता है कि रिश्तेदारों के जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, ये महज एक संयोग मात्र है या फिर दाल में कुछ काला है।
लेकिन उससे भी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उनमें से जो एक अफसर है वो तो सीएम सचिव भी है जिसका नाम सामने आया है, और उनके रिश्तेदार के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई हो रही है इसमें आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जुगरान प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार है। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर प्रवीण कुमार है, ब्यूरो चीफ देहरादून से। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं यहाँ पर। जिस तरीके से देखिए मामला सामने आया है, यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई सीधा उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से ये कार्रवाई शुरू होते ही सीधा पहुंच गई है उत्तराखंड। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नौकरशाही के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे आईपीएस और आईएएस अफसर हैं जिनके रिश्तेदार इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं। आपसे सबसे पहले इस मामले को लेकर जानकारी चाहूंगी कि उन तक ये तार कैसे जुड़ते हुए समझ में आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में नौकरशाही, लाल फीताशाही का मुद्दा आज से नहीं उठा है। जो भी सरकार आई है उसमें ये बात लगातार कुछ मंत्री उठाते आए हैं कि उत्तराखंड में लाल फीताशाही हावी है, और ये बात भी गाहे बगाहे पर्दे के पीछे सामने आती रही है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके तार कहीं ना कहीं कई मामले से जुड़े होते हैं। पहली बार इसको आप कह सकते हैं इतना बड़ा सामने आया मामला जब यशपाल तोमर, जो कि गैंगस्टर है, हरिद्वार से उनका जुड़ाव है, कहीं ना कहीं भूमाफिया है, और हरिद्वार में उसकी कर्म भूमि है, और वहां पे जो भी अधिकारी गए हैं, डीएम बनकर गए हैं, जितने भी अभी तक नाम सामने आए हैं अधिकारी के, वो सभी हरिद्वार में कहीं ना कहीं पोस्टेड रहे हैं। और उसी का नतीजा ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने प्रभाव का, चाहे वो डीएम हो या एसडीओ हो या कोई भी हो, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए धन अर्जित किया है, और जो जमीन जो है उसकी खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं उनके अधिकार का दुरुपयोग हुआ है। ये मामला अभी हालांकि विचाराधीन, अभी जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जांच पूरी तरह से निष्पक्ष अगर हो तो बहुत बड़ा जो इसके अंदर से कुछ रहस्य सामने आएगा, और बहुत कई सारे और भी नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रवीण जी, क्योंकि अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला चल रहा है और हम यहाँ पर परिणाम पर अभी नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये जो तमाम अधिकारी हैं ये सभी हरिद्वार में पोस्टेड रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये देखिए, इनमें से एक तो सीएम सचिव भी हैं जिनका नाम इससे जुड़ा हुआ ना दिखाई दे रहा है। नीरज जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अफसरों के नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर, अफसरों को लेकर अक्सर ये बात कही जाती रही है कि एक तो उनको लेकर जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको उस हिसाब से चलना होता है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जब इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होती हैं, उनको भी देखा जाता है कि वो इस तरह के मामलों में संलिप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी पोस्ट पर वो बैठे होते हैं, इतने बड़े पद पर वो बैठे होते हैं, ना सिर्फ वहां पर वो डीआईजी के पद पर है, डीजी के पद पर है, या फिर आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, बल्कि देखिए मुख्यमंत्री सचिव भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसा क्यों होता है कि इतने बड़े पद पर आप यहां पर हैं और उसके बावजूद आप इस तरीके से कैसे मजबूर हो जाते हैं कि आप इस तरह के भूमाफियों के संपर्क में आ जाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं? मैडम देखिए, ये तो आपके अपने कैरेक्टर पर, अपने व्यवहार पर, आपकी अपनी कार्यशैली पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और आपके संस्कारों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका पीछे परिवार कैसा, आपकी बैकग्राउंड कैसी है। इसी राज्य में बहुत अच्छे अफसर भी हुए, और इसी राज्य में इस तरह के अफसर भी रहे जो काफी सुर्खियों में रहे, काफी विवादों में रहे। बहरहाल इस मसले पे आते हैं, जिस मसले पे आपने आज चर्चा रखी थी है, ये वाकई में बहुत राज्य की दृष्टि से गए, अपने राज्य की दृष्टि से गए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गंभीर मसला है। मसला गंभीर इसलिए है कि जिन ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं वो ऑफिसर्स हमारी सरकार का एक अंग हैं, और वो अंग हैं जो सरकार जो नीतियां बनाती है, जो सरकार जो प्लानिंग्स करती है, उसको वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, और उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से जो है जो जनहित की जो पब्लिक वर्क जो हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर होती है। हालांकि डायरेक्टली इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनके परिवारजनों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। तो कहीं ना कहीं
जांच की आंच इन तक पहुंची और इनकी आंच जो है सरकार तक पहुंची। तो एक इस तरीके से कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की, हमारे प्रदेश की एक छवि जुड़ी हुई है, प्रदेश की बदनामी वाली बात भी है। और ये स्कैंडल जो, ये स्कैम जो लैंड स्कैम है, इस तरह की चीजें उत्तराखंड में बहुत, राज्य बनने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत कुछ घोटाले हुए, बहुत घोटाले उठे भी, लेकिन उन घोटालों से पूरी तरह से पर्दा खुला नहीं कभी भी। आप जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि फिर जब इस तरह के मामले सामने आए तो आपको पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जो है ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी हैं और हमें तह तक जाना होगा। जब हम तह तक जाएंगे तभी जो और सफेद नकाबपोश लोग हैं वो उनके नाम सामने आएंगे, खुलकर चीजें सामने आएंगी। तो एक बार जब चीजें सामने आ जाती हैं तो उस पर जांच, मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी से जांच करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारे स्टेट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। भले ही ये मसला जो है उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जिस गैंगस्टर की बात हो रही है उसी गैंगस्टर के खिलाफ जो है, उसने हमारे प्रदेश में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमारे यहाँ की पुलिस ने बहुत बड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और वो बहुत ये नहीं कह सकते कि स्टेट, वो नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा माफिया है। तो उनके साथ कहीं ना कहीं, नीरज कोहली जी, यहाँ पे एक चीज और है कि हम लोगों को अभी किसी का नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं है, उनके परिवार के लोग हैं। ये जांच का विषय है, तो थोड़ा सा हम लोग इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर आज तो निश्चित तौर पर आई है, तभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे नाम नहीं है। सरकार पर अब ये जिम्मेदारी है कि दोनों ही सरकार, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार को पर ये जिम्मेदारी है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि लोगों के जेहन में ये बात, जो एक नौकरशाही के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है कि नौकरशाही और माफियाओं का गठजोड़ है उत्तराखंड में, खास करके वो बिहाइंड द कर्टेन, पीछे पर्दे के पीछे बहुत खेल होता है। ये सारी चीजें, इन चीजों का खुलासा होना चाहिए। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो ये गंभीर आरोप लगे हैं, इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल पारदर्शिता से यहाँ पर छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जी नीरज जी, चलिए ठीक है, प्रतिमा जी आपके पास आऊंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल से ये मुद्दा सामने आया है और प्रदेश की जो साख है उस पे किस तरीके से चोट पहुंची है कि नौकरशाह, जो यहाँ हमेशा नौकरशाह और मुझे लगता है सत्ता के बीच की जो एक रिश्ते हैं वो तो हमेशा सबके सामने उजागर होते रहे, कभी खट्टे कभी मीठे, बट इस तरीके से नाम शामिल होगा उत्तराखंड के उन IAS और पीसीएस ऑफिसर का जिनका मुझे लगता है करीबी जो है मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, तो ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। अब कल से ये प्रकरण सामने आया है, लेकिन इस पे शासन हो या प्रशासन हो, उसकी जो चुप्पी है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या ये जो हरिद्वार, अगर मैं इस बात को उत्तराखंड से जोड़ूं, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि जब हरिद्वार में वो जिन IAS ऑफिसर का नाम सामने आ रहा है, जब वो DM की तरह पोस्टेड थे, तो वहां पर भी उन्होंने यशपाल तोमर के साथ मिलकर के बहुत सारे जो है भूमि को आवंटित करने का कार्य किया अपने रिश्तेदारों के नाम और कुछ लोगों की कंपनियों के नाम, जो कंपनियां शायद बहुत बड़े उत्तराखंड के नेताओं के बच्चों के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करती है, आज सर से पांव तक करप्शन पे डूबी हुई है। और इसका जीता जागता आप सबूत ये देख लीजिए कि जो सरकार 2017 में अपनी दृष्टि पत्र में जो है लोकपाल नियुक्त करने का कार्य करती है, वो कहती है कि हम लोकपाल को नियुक्त करेंगे, और 2022 बीत जाता है, उसकी नियुक्ति तो छोड़िए, 2022 के दृष्टि पत्र में आप उसका जिक्र भी नहीं करते। कई बार आपको हाईकोर्ट ने भी लताड़ने का कार्य किया जब इस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए, चाहे वो कुंभ का RT-PCR टेस्ट घोटाला हो, चाहे वो सहकारिता विभाग का घोटाला हो, चाहे वो उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय का घोटाला हो, NH-74 पर CBI की जांच से पीछे हटने की बात हो, कई बार हाईकोर्ट ने भी आपको लताड़ने का कार्य किया है। पर मुझे लगता है कि सरकार को अब जनता के हितों से सरोकार नहीं है। ये बात कहना कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होगा उस तक सरकार जाएगी, ये सिर्फ बातें, महज खोखले वादे हैं, खोखली बातें हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ अपनी जेबों को भरने में लगी है और अपने जो माफिया मित्र हैं उनकी जेबों को भरने में लगी है। यही हाल केंद्र में बैठी मोदी सरकार का है और यही हाल प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। कल से क्या किसी भी सरकारी जो प्रशासनिक प्रवक्ता है उनकी तरफ से कोई भी आपके समक्ष किसी भी तरीके का
का बयान आया इस मुद्दे पर? नहीं आया। ना सरकार की तरफ से आया, ना मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया, किसी से भी बयान ना आना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि नौकरशाह जब बहुत बड़े घोटाले होते हैं ना, तो वो अकेले का उसमें जो है हिस्सेदार नहीं होता। उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों की सहमति होती है जो इनडायरेक्टली पीछे से काम करना चाहते हैं और सोचते हैं उनका नाम ना आए। बट ये मुझे लगता है कि आज भ्रष्टाचार आप करके छुप नहीं सकते हैं। आप जितना भी दूध के दूल्हे बने, जितना भी गंगा ठीक है, यानी कि प्रतिमा जी आपका ये कहना है क्योंकि इस सरकार में जी इस सरकार की सत्ता में प्रतिमा जी जितने भी मामले आए हैं उसमें ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है भ्रष्टाचार के मामलों में खासकर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरीके से उन तमाम लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो मजबूत होते हैं और उनका जो यहाँ पर मनोबल है वो भी बढ़ता है, और इसी वजह से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ठीक है रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी देखिए, आप चर्चा सुन ही रहे हैं, मामला भी आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो योगी सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम है, स्वागत योग्य है, और एक तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रखा है ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ, घोटालेबाजों के खिलाफ। नंबर 2, देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, को पैनलिस्ट हैं, हमारी एंकर हैं या हमारा चैनल है, अगर आपको मालूम है कि किनके परिजनों के बारे में ये बात हो रही है, वो कौन लोग हैं, जब तक आप पिन पॉइंट करके टारगेट पे वार नहीं करेंगे तब तक पब्लिक को पता कैसे चलेगा? पब्लिक ये जानना चाहती है, मैं भी ये जानना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस जिनके नाम, जिनके परिजनों के नाम इसमें आ रहे हैं। तो खुल के करिए, जब बैटिंग करनी है, जब करप्शन पे वार करना है, घोटालेबाजों को जेल भेजना है अगर, तो खुल के वार करिए। क्यों रविंद्र जी, आपको इस बात की जानकारी नहीं है क्या? आपकी सरकार है और आप ही हमसे पूछ रहे हैं कि किन लोगों के नाम सामने हैं और किन के नहीं है। युवराज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है प्रवीण जी, आप पूछिएगा जैसे अपनी बात पूरी करते हैं। डिबेट इंडिया न्यूज के चैनल ने उठाई है, बहुत अच्छी बात है। आपके सूत्रों को जरूर मालूम होगा ये कौन ऑफिसर्स हैं। हमें ऐसे टेंटेड ऑफिसर्स जिन पर जिनके परिजनों पर यह सब मामले, आरोप आ रहे हैं, भले ही निश्चित रूप में ये जांच के अभी जांच होनी है, सत्य क्या है ये बाद में उजागर होगा, लेकिन क्या दिक्कत है हमको नाम लेने में? किसके परिजन, कौन है ये लोग, ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कौन है? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपको मालूम हो। आप नाम का खुलासा करिए, मैं अपना कमेंट बिल्कुल ईमानदारी के साथ दूंगा, और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ उस सब पे खुलकर हम डिबेट करेंगे। ठीक है प्रवीण आधा जी, घंटा डिबेट में ठीक है प्रवीण जी, गड़बड़ी जी उनके नाम ही सार्वजनिक ना हो तो चर्चा किस बात की है? सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जो आईएएस हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनके नाम आपको भी मालूम है, लेकिन हम लोग मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम होते मैं चैनल पे नाम लेके बात करता। मैं नाम ही नहीं लेता हूँ, आपको मालूम है मैं कहां तक जाता हूँ। सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाने से जब तक कि उनका नाम इस पे एफआईआर में ना हो, उनके परिवारजनों का हो सकता है। परिजन किसके हैं, वो कौन लोग हैं? हम अपनी जिम्मेवारी से अपने उत्तरदायित्व को पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, नहीं पता होता तो मैं बोलता ना। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जो आपके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जिनके पास सचिव है, मीनाक्षी सुंदरम साहब के ससुर एम भास्करन का नाम एफआईआर में है। दूसरे उत्तराखंड के प्रभारी सचिव निदेशक खनन ब्रिजेश संत के पिता के एम संत का नाम एफआईआर में है। इसके अलावा राजीव स्वरूप जो कि डीआईजी हैं, उनकी माता सरस्वती देवी का नाम एफआईआर में है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि हम इसलिए इस अधिकारी का नाम ले सकते हैं, एक परिजन पर आरोप लगना और उनके ऊपर आरोप लगना दो अलग अलग बातें हैं। चूंकि ये जांच का विषय है, इसलिए हम सीधे तौर पर अटैक नहीं करते हैं। आप भी जानकार हैं, आप भी समझते हैं चीजों को, और आज आप भी आज सचिवालय में थे, आपको भी सारी चीजें पता है, आपकी सरकार है। और ये सिर्फ ये एक बात नहीं, किसी सरकार में, ये अधिकारी पहले की सरकार में, चाहे वो विजय बहुगुणा की सरकार हो, हरीश रावत की सरकार हो, ये अच्छे पद पे रहे हैं ये सारे अधिकारी। प्रवीण जी, कोई भी नेता, ब्यूरोक्रेट, अफसर अपनी नामी बेनामी संपत्ति अपने नाम पे नहीं खरीदता है।
अपने परिजनों, मित्रों, विश्वसनीय लोगों के नाम पे खरीदता है। इससे बड़ा सवाल क्या होगा कि परिजनों के नाम आ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। इंक्वायरी इन प्रोसेस है, प्रक्रिया में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, फेयर, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगी अगर वास्तविकता में वो इन्वॉल्व हैं, और जो नियम के तहत, कानून के तहत जो कार्रवाई होनी है वो उनके विरुद्ध होगी। चलिए ठीक है, प्रतिमा जी का आखिरी कमेंट, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, मैं आपसे चाहूंगी आखिरी कमेंट कीजिएगा। प्रतिमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रतिमा जी, आखिरी कमेंट, समय खत्म हो चुका है, आखिरी कमेंट कीजिएगा जल्दी एक लाइन में। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से यहाँ बड़ी बड़ी बैठ करके बातें कि योगी जी को धन्यवाद देना और योगी जी की सराहना करना, ये एक सेकेंडरी विषय है। अब इस पे मुझे लगता है सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच गठित करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश में पिछले 5 सालों से जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें नौकरशाही के साथ साथ नेता भी इन्वॉल्व है, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि अपने आप में प्रदेश की जो साख है इसको गिराने का कार्य कर रहा है। आप भ्रष्टाचार, यहाँ पे आज प्रदेश या प्रदेश हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अफसरशाही नेताओं के साथ मिलकर और सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे और उसकी कोई जांच नहीं होगी, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को मौका मिलेगा, वो सोचेगा अरे उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता, आप भी लगे रहिए। तो इसके खिलाफ खुलकर सरकार को उच्च स्तरीय जांच, मुझे लगता है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत करानी चाहिए। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है प्रवीण जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, चूंकि रविंद्र जुगरान ने नाम पूछा था इंडियन न्यूज चैनल पे, तो अब मैं भी रविंद्र जुगरान जी से ये चाहता हूं कि ये बात उठाए, मुख्यमंत्री के पास उठाए और कार्रवाई करवाएं, क्योंकि सिर्फ नाम बोलने से और उसको कहने भर से नहीं बात हो जाती है। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मुख्यमंत्री और सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि चीजें स्पष्ट हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। चलिए ठीक है, देखिए समय अब समाप्त हो चुका है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अभी ये पूरा विषय जो है वो जांच का है, इसमें जो नाम आए हैं वो अधिकारी के जो परिजन है उनके नाम सामने आए हैं। फिलहाल ये साबित नहीं हुआ है कि आखिर किस तरीके से इनका कनेक्शन यहाँ पर यशपाल तोमर से है। ये सारी चीजें अभी जांच के अंतर्गत हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो ये है कि अक्सर देखा जाता है कि नौकरशाही के ऊपर आरोप लगते रहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन इनको बढ़ावा देता कौन है और इनके ऊपर अगर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई नहीं होती है, शायद इसी वजह से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।